ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व भूख सूचकांक अभी अभी जारी हुआ है और जिसमें भारत की बहुत गंभीर स्थिति यानी कि सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया। इस पूरे मामले को समझेंगे, ये देखेंगे कि इसे जारी कौन करता है, इसमें क्या पैरामीटर्स है, यानी कि आप किसी व्यक्ति को अगर भूखा मान रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या है, और हमारे यहाँ पर कौन इससे कंसर्न है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे कंसर्न है, जो कि WCD विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, WCD मिनिस्ट्री ने इस चीज को नकारा है, या हर बार हम इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपके डेटा कलेक्शन का पैटर्न ही गलत है, इसलिए आप हमारे यहाँ पर ज्यादा लोगों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कैलकुलेट करते हो, मतलब कि आप ये मानते हो कि हमारे यहाँ पर ज्यादा लोग भूखे मर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी स्थिति नहीं है। इस पूरे मुद्दे को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये कि इसे जारी कौन करता है, जारी करने में एक आयरिश संस्था है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन संस्था है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। ये दोनों इस रिपोर्ट को बनाते हैं। अच्छा, किसके बेसिस पर? तो ये जो WHO है उसका एक WHO ग्लोबल डेटाबेस ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड माल न्यूट्रिशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट कार्ड है, एक तरह से डेटाबेस ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड माल न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों की ग्रोथ पर और जो कुपोषण है उस पर एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, उसको ये यूज करते हैं। अब हम आते हैं इस चीज पर कि इसने इंडिया को क्या पैरामीटर दिया है, यानी कि भारत को जब हमने 127 देशों की कैटेगरी में 105वां स्थान दिया है, इसका मतलब कि हम कुछ ही देश पीछे हैं, यानी कि बमुश्किल हम लगभग 20 देश ही हमसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, अदरवाइज भारत गंभीर स्थिति में। तो इसका एक स्कोर कार्ड होता है, पैरामीटर्स के आधार पर ये स्कोर डिवाइड करते हैं। अब ये बात कि आप किसी को भूखा कैसे कंसिडर करते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या है, उन पैरामीटर्स की बात करते हैं। 4 पैरामीटर्स यहाँ पर बताए जाते हैं। पहला है स्टंटिंग का मतलब आप हिंदी में ये समझिए, जनरली इसकी पूरी बात भी बताऊंगा, पर जनरली ये समझिए बोनापन। स्टंटिंग का मतलब किसको ये कैलकुलेट करते हैं, 0 से 5 साल के बच्चों को। तो ऐसे बच्चे जिनका अपनी एज के अकॉर्डिंग जो हाइट होनी चाहिए, जो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए थी अपनी उम्र के अनुसार, वो नहीं अटेंड कर पाए हैं, उतनी उनकी लंबाई नहीं बढ़ी है। इट मीन्स कि उनकी बोन की साइज नहीं बढ़ी है, हड्डियों की साइज नहीं बढ़ी है, उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए शरीर की वो ग्रोथ नहीं हुई। पहली चीज हो गई बोनापन। दूसरा हो गया वेस्टिंग का मतलब ये समझिए, आपकी लंबाई तो बढ़ी पर शरीर बहुत ज्यादा दुबला है, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग हाइट तो है, पर उनके शरीर में जो मांस होना चाहिए था, जो भराव आना चाहिए, हड्डियों की जो चौड़ाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, उसे बोलते हैं वेस्टिंग। तो 2 चीज हो गई, एक तो स्टंटिंग यानी कि बोनापन, दूसरा बोना नहीं रहा पर वो दुबला पतला है, यानी कि क्रशकाय है, कमजोर है। ये 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट का मतलब जितना पर डे कैलोरी इंटेक होना चाहिए, जितनी ऊर्जा आपको भोजन से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। दिस इज द अंडर नरिशमेंट। एंड लास्ट 4th दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। ऐसे बच्चे जो अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा हो गए, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं बाल मृत्यु दर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जितने टोटल पैदा हुए उनमें से कितने परसेंट की डेथ हो गई। अब इन चारों पैरामीटर को हम देखते हैं कि इसमें परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, जो सर्वे इन्होंने किया है उस सर्वे के परसेंटेज वाइज कितने परसेंट में ये पाया गया, उसको देखें अगर, तो अंडर नरिश्ड यानी कि ऐसे लोग जिनको अपने टोटल कैलोरी इंटेक, जो दैनिक उनको ऊर्जा चाहिए, जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी नहीं मिली, वो कैलोरी इंटेक से कम मिला। वो कितने हैं? तो लगभग 13.7% लोग ऐसे हैं जो अपने कैलोरी इंटेक से कम उनको मिला, यानी कि वो अंडर नरिश्ड है। वो 0 से 5 साल के बच्चों की बात हो रही है। दूसरा स्टंटेड का मतलब जो बोने रह गए, 35.5%। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यानी कि लगभग हर तीसरा बच्चा बोना है, उसका अपनी एज के अकॉर्डिंग जो ऊंचाई होनी चाहिए, जो हाइट उसकी बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी, हर तीसरे बच्चे। तीसरा है वेस्टेड का मतलब उसकी हाइट तो बढ़ी बट शरीर से बहुत ज्यादा क्रशकाय है या दुबला है। वेस्टेड का परसेंटेज 18.7% है, यानी कि आप इसे जनरल भाषा में ये कह सकते हैं कि लगभग हर 5वां बच्चा हमारे यहाँ पर क्रशकाय है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो इट इज 2.9%, यानी कि हर 100 में से 3 बच्चों की डेथ हो जाती है, वो अपने 5 साल तक की एज को नहीं प्राप्त कर सकते। सो ये 4 पैरामीटर्स के आधार पर इन्होंने भारत को जो स्कोर दिया है दैट इज 27.3 स्कोर इन्होंने दिया है। अब इस स्कोरिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो स्कोरिंग में भारत को सीरियस कैटेगरी में इन्होंने रखा है। सीरियस से नीचे अच्छी कौन सी कैटेगरी होती है, तो जिसका स्कोर 10 से कम होता है, 9.9 से कम है, अंडर 10, वो लो हंगर
लेवल में है, मतलब वहां पर भूख का लेवल बहुत कम है। सेकंड है जो 10 to 20 के बीच की रेंज है, वहां पर जो हंगर का लेवल है वो मॉडरेट है, यानी कि मध्यम लेवल पर या मध्यम स्तर पर यहाँ पर लोग भूखे हैं। थर्ड जिसमें हम है वो सीरियस है। इसके बाद दो कैटेगरी और है जो अलार्मिंग है और एक्सट्रीम अलार्मिंग है, जिसमें कि आप कई अफ्रीकन कंट्रीज को ले सकते हैं, उनको इसमें कैलकुलेट किया गया है। ओके, हमने पैरामीटर्स देखा, हमने भारत का रिपोर्ट कार्ड देखा कि हर पैरामीटर पर भारत का क्या स्थिति है या भारत को क्या स्कोर दिया गया है। यहां तक की बात हम समझे। अब हम ये बात करते हैं कि इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कहा, यानी कि जब आपने किसी देश के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई है, पूरे वर्ल्ड की बनाई है, तो क्षेत्र वाइज भी उन्होंने सजेशन दिए हैं, पर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर द बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व की, तो उनके लिए इन्होंने सजेशन भी दिए हैं और ऑब्जर्वेशन भी किया है, यानी कि इन्होंने ये भी देखा है कि आपकी सरकारें क्या कर रही है। अखबार की न्यूज सुर्खियां अगर आप देखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा दिस इज द बिगेस्ट फेल्योर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स और भारत की सरकारों का या भारत की अर्थव्यवस्था का ये अपने आप में बहुत बड़ा फेल्योर है कि हम अपने बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं रख पा रहे या ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक में हम कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो इस आधार पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। एंड हाउएवर, हालांकि इन्होंने इस चीज को प्रेस किया है कि भारत ने सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल विल शो करी है, यानी कि एक अच्छी खासी राजनीतिक इच्छा शक्ति भारत ने प्रदर्शित करी है कि इन परेशानियों से, इन जो पैरामीटर्स हैं, इन पर सुधार हो सके। और उस पॉलिटिकल विल में हमने क्या किया, अगर ये बात आती है कि भारत के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंप्रूवमेंट के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं या किए जा रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो हमारे यहाँ पर है, जिसमें कि ये गरीबों को हर महीने का खाना दिया जाता है, बीपीएल वगैरह को हर महीने का राशन दिया जाता है, वो एनएफएसए है जो 2013 में हमने लागू किया था। उसके बाद में पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और दूसरा नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का जो बल है वो, यानी कि इन चार चीजों को खुद इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि इसने एक अच्छी खासी राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करी। गेटिंग दिस, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है बट इसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इन्होंने ये बोला है कि इसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं होने में हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है। इनके ऑब्जर्वेशन में एक टर्म यहां पर काम में लिया है जो आपके लिए बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है, मेंस में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो यूज दिस टर्म इन इंटरव्यू। ये है इंटर जनरेशनल पैटर्न ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। इंटर जनरेशनल पैटर्न ऑफ अंडर न्यूट्रिशनल, अंडर न्यूट्रिशन का इंटर जनरेशनल पैटर्न, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुपोषण आ गया। इंटर जनरेशनल पैटर्न ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, एक कुपोषण दूसरे में आ गया, दूसरी जनरेशन में भी आ गया। कैसे? जिस महिला के गर्भ से बच्चा पल रहा है उस महिला को अच्छा पोषण नहीं मिला इटसेल्फ, वो भी अपनी पीढ़ी में जब बच्चा थी, जब भी वो अपनी एज में थी, तब वो खुद इस हंगर लेवल से जूझ रही थी, उसको खुद को भी, स्वयं को भी अच्छा पोषण नहीं मिला, और जब से उसके पेट में, उसके गर्भ में बच्चा है, तब से भी उसको अच्छा पोषण नहीं मिला, तो वो खुद कुपोषित थी और उसने भी एक कुपोषित बच्चे को ही जन्म दिया। दिस इज कॉल्ड द इंटर जनरेशनल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा कुपोषण है। इसलिए ये योजनाएं उतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर पीढ़ियों से कुपोषण विद्यमान। व्हाट द रिपोर्ट ऑब्जर्व्स, ये रिपोर्ट ने देखा है। इसके साथ में हम जो दावा करते हैं या भारत की जो स्टडी है या जो भी हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी का साइज इतना है, हम 5th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट है, हम 2nd लार्जेस्ट होने वाले हैं, या ये सारे टारगेट कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, अभी हम 5th लार्जेस्ट है। इस कंडीशन में जब आपकी जीडीपी अच्छी खासी ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, आपका सकल घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है, क्या इस कंडीशन में भी हमारे यहाँ पर इतने लोग भूखे हैं? क्या वास्तव में इतने लोग भूखे होने चाहिए जब हमारी जीडीपी बढ़ रही है? सो द क्वेश्चन इज कि क्या जीडीपी का बढ़ना, अर्थव्यवस्था की साइज का बढ़ना भूख सूचकांक में किसी देश की स्थिति को सुधारता है, या क्या उसे सुधारना चाहिए, या क्या जीडीपी की ग्रोथ रेट
इस चीज का इंडिकेटर है कि अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट अच्छी है तो आपके यहाँ पर कुपोषण का स्तर कम होगा। द रिपोर्ट सेज नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिपोर्ट डिनाइड दिस। व्हाई? बिकॉज टू थिंग्स दे ऑब्जर्व्ड। इस रिपोर्ट में दो चीजें बताई गई है। पहला ये कि आपकी एक्सेस ही नहीं है। द थिंग इज ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से। टू थिंग्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मनी। कंसंट्रेशन ऑफ मनी का मतलब होता है एक ही जगह पर पैसे का इकट्ठा। एक रिपोर्ट आती है, अपने होमवर्क में गूगल करके देखना, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ऑक्सफैम एक संस्था है जो ये बताती है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इनइक्वल है, यानी कि असमान वितरण है। वो रिपोर्ट इस तरह की चीजें बताती है कि देश की टॉप 10% लोगों के पास देश की कुल 40% संपदा है, बाकी के 90% लोग बाकी की 60% में गुजारा कर। 90% लोगों के पास, तो दिस इज कॉल्ड द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 10% लोगों के पास, मान लो अगर किसी देश की 70% पूंजी है, कैपिटल है, बाकी के 90% सिर्फ 30% में गुजारा कर। ये दिखाता है आपके यहाँ पर इनइक्वलिटी, असमानता, किसका? आय के वितरण की असमानता। जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसके पास अच्छे बिजनेस है, जिसके पास अच्छे सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा अच्छे है, या किसी भी सेक्टर में अगर पैसा आ रहा है तो पर्टिकुलर वहीं आ रहा है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हालांकि इस चीज का इलाज क्या है? इस चीज का इलाज है टैक्स लगाना, और हम अच्छा खासा टैक्स इंडिया में अप्लाई करते हैं ताकि वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार इन गरीबों के लिए, या जो गरीब पीछे छूट जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, रेस्ट ऑफ द 90%, 80%, 60% पॉपुलेशन, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चला सके ताकि वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। सो फर्स्ट थिंग इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। मतलब आपकी इकोनॉमी की साइज तो बढ़ रही है, बट वो जो बढ़ रहा है पैसा, वो किसके हाथ में जा रहा है? वो कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में रह गया और गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच रहा। ये फिल्टर होकर जो गरीब के पास आना चाहिए वो नहीं आया, कुछ ही सेक्टर्स में रह गया। पहली चीज। दूसरा, सोशल इनइक्वालिटी। यस, ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक असमानता एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी सेवा के, किसी भी चीज के जुड़ने में। यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र में देखेंगे, लोग गांव से शहरों की ओर मूव करते हैं, उसका भी एक बड़ा कारण सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक ऐसी चीजें या ऐसी बाध्यताएं हैं कि कुछ बिजनेस है जो कुछ ही समाज करेगा, दूसरा समाज वो बिजनेस नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशंस में ये रूरल इंडिया में आज भी है। तो ग्रामीण भारत में अगर आप देखेंगे तो रूरल सेक्टर में अगर इस तरह की चीजें बनी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें शहरों की तरफ आना पड़ता है। यहाँ आपसे कोई आपकी जात नहीं पूछ कि तुम किस जात के हो, ये बिजनेस तुम कैसे कर, ये एक डिफरेंस। सो द टू थिंग्स, इतनी सारी योजनाओं के बाद भी और आपके यहाँ पर इकोनॉमी की साइज बढ़ने के बाद भी आपके यहाँ पर कुपोषण का स्तर गिर क्यों नहीं रहा? आपके यहाँ पर कुपोषण एक हायर लेवल पर क्यों बना? सामाजिक असमानता और दूसरा आर्थिक असमानता। ठीक है, अब जब ये सारी बातें इन्होंने बताई तो इसके साथ में इन्होंने अपनी तरफ से सजेशन भी दिए कि क्या सुझाव हो सकते हैं, जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं और इंटरव्यू में ऑब्वियस सी बात है आप बोल ही सकते कि जब आपसे ये पूछा जाए कि तो आपको क्या लगता है, या जब आपसे ये लिखवाया जाए कि इन कंडीशंस में क्या ऐसे इंप्रूवमेंट्स भारत को करने चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करने चाहिए, या पॉलिसी मेकर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिनकी वजह से हमारे जो हंगर इंडेक्स है उसमें रैंक इंप्रूव हो सके, या हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ सके, माल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन को बाहर निकाला जा सके। तो सजेशन में उन्होंने पहला बोला है कि एक्सेस टू सेफ्टी नेट्स, जितनी भी सुरक्षा की योजनाएं हैं उन तक लोगों की पहुंच हो। पहुंच का मतलब ये होता है कि लोग जागरूक ही नहीं है कि आपके पास ये सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध है और वो उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाते। जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं वो उससे, उन परेशानियों से पार आ गए, पर जिनको पता ही नहीं है, जो उससे जुड़ ही नहीं पाए। जैसे कि अभी अभी हमने एक कम्युनिटी, घुमंतु कम्युनिटी को टारगेट किया। घुमंतु कम्युनिटी को टारगेट करके, घुमंतु यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो घुमंतु होते हैं, कहीं पर मेले लग रहे हैं वो वहां पर चले गए, उसके बाद में वहां चले गए, कहीं भी डेरा डाल के रह रहे, ऐसी हमारे देश में कई सारी प्रजातियां हैं। उनको पता ही नहीं है, उनके आधार कार्ड भी नहीं बने हुए। उनके आधार कार्ड बनाकर और उनको सरकार ने पट्टे भी जारी किए हैं कि आप एक जगह स्थायी निवासी होकर रहिए ताकि ये पता रहे कि आप कहाँ के निवासी। ऐसी कंडीशन का एक एग्जाम्पल है, हम बार बार दीवारों पर पढ़ते हैं, गाँव में पढ़ते हैं, जागरूकता के लिए हमने आशा सहयोगिनी वगैरह ऐसे बहुत सारे वर्कर्स लगा रखे हैं। वो है संस्थागत प्रसव, कि घरों पर जो डिलीवरी होती है, घरों पर जो बच्चे होते हैं उनको संस्थागत किया जाए, यानी कि वो अस्पताल में जाए। अस्पताल में जाने से बेनिफिट्स
कि जितनी भी कैटेगरीज है उन सब में आप जुड़ जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी है, क्या क्या सेवाएं मिलेगी, सरकार के द्वारा कौन से इंजेक्शन लगने हैं, जितने आपके मतलब और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि घी दिया जाता है, बेटा होने पर, एक संस्थागत प्रसव होने पर कितने पैसे आएंगे, बेटी हुई है तो आपके खाते में इतने पैसे आएंगे, 3 किस्तों में आपके बाकी के माँ और बच्चे के दोनों के अगले 3 महीने 6 महीने तक जितने टीके लगने हैं उस सब का कार्ड बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेस टू द सेफ्टी नेट। वो सेफ्टी का जो जाल है पूरा, वहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, यानी कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता है। ये हुआ पहला सजेशन। दूसरा सजेशन है कैश ट्रांसफर। यस, ऑब्वियसली इस रिपोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो जेम ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, उनके द्वारा जो सीधा पैसा व्यक्ति के खाते में पहुंचता है, वो इस चीज से पार पाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। मतलब आपने कोई चीज दी, मान लीजिए कि हमने प्रसव के बाद में महिला को घी दिया कि 15 लीटर का घी का डिब्बा इनको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जिसने संस्थागत प्रसव करा। अब वो घी जहां बन रहा है, अगर अभी हम खाद्य विभाग के छापे जो डाले जा रहे हैं उसमें देखेंगे तो वो घी ही नकली है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो महिला कहीं से अपने गांव में अच्छा घी अरेंज कर सकती है, उसके लोकल लेवल पर घी अरेंज हो सकता है, तो उसको 15 लीटर घी का पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने सजेस्ट करी है कि इंस्टेड ऑफ एनीथिंग, जैसे कि आपने आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, तो उनको पैसा दे देना, कैश ट्रांसफर करना किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया। थर्ड इज होलिस्टिक फूड सिस्टम अप्रोच। होलिस्टिक का संपूर्ण फूड सिस्टम, यानी कि जितना फूड सिस्टम है उसमें संपूर्णता लाई जाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। भारत में जितने भी तरीके गरीबों के कल्याण के लिए टारगेट करके और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की योजनाएं चल रही, चाहे वो 1998-99 से शुरू हुई ICDS वगैरह जैसी योजनाएं हैं, या इसके अलावा और भी जो अन्नपूर्णा योजना है, और जितने भी गरीबों के लिए जितनी भी योजना है, उन सब योजनाओं में 2 चीजों को ज्यादा टारगेट किया, एक गेहूं, दूसरा चावल। गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल। इन चीजों में कंडीशन ये हो गई कि हमने यही 2 अनाज पैदा करने की तरफ फोकस भी किया। सरकार ने इन्हीं 2 अनाजों को, इन्हीं 2 ब्रीड को ज्यादा से ज्यादा परचेज करने के लिए FCI वगैरह के द्वारा जो सरकारी खरीद होती है, उसके लिए हमने इन पर ज्यादा से ज्यादा हायर सब्सिडी भी दी, और इनको ज्यादा उगाने के लिए, इनकी पैदावार ज्यादा करने के लिए हमने जम के पेस्टिसाइड डाले, हमने जम के केमिकल्स डाले, और उन केमिकल्स को डाइल्यूट करने के लिए हमने जितना भूजल था उसको जमकर निकाला। वाटर टेबल भी नीचे गई, भूजल का स्तर भी गिरा, केमिकल भी हमने खाया, और सिर्फ ये 2 ही गेहूं और चावल हमारे ज्यादा खाने में आए, तो जो और दूसरे तत्व होने चाहिए थे उन तत्वों की कमी हो। मतलब हमने खर्चा किया, टारगेट किया, गरीबों का पेट भरा, पर उस पेट भरने में पोषण नहीं मिला। और अब हमें यह समझ में आने लगा धीरे धीरे, पूरा वर्ल्ड ओवर भी है, कि ईयर 2023 जिसको मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस। मिलेट ईयर का मतलब कि मोटा अनाज के लिए पूरा वर्ष। तो जो ऐसे मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये सब मोटे अनाज में, तो मोटा अनाज आपको यूज करना चाहिए था। तो अगेन ये चीज कि आपकी जो फूड की अप्रोच है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। जिन भी योजनाओं में आप जो भी तरह का खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, क्या उसमें सभी तत्व मौजूद है, इस चीज को आइडेंटिफाई करके ही आपको प्रोवाइड किया जाए। यानी कि सिर्फ गेहूं चावल देने की जगह आपको ये चीजों पर भी फोकस करना होगा कि उनको पूरे तत्व मिले। और इसका एग्जांपल है फोर्टिफाइड राइस। आपने देखा होगा कि उनके लिए कहा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा नहीं धोना, ये फोर्टिफाइड राइस है, इसमें जिंक का लेवल बढ़ा दिया गया है, या ऐसे लेवल बढ़ाकर हम किसी नई ब्रीड को बना रहे हैं। दिस इज द होलिस्टिक फूड अप्रोच, या संपूर्ण खाद्य सिस्टम अप्रोच है। 4th चीज इन्होंने एक और बताई है सजेशन में। 3 सजेशन हमने देख लिए हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं। एक तो सेफ्टी नेट्स, जितनी भी तरह की सुरक्षा योजनाएं हैं उसमें पहुंच हो। दूसरा है कैश ट्रांसफर। तीसरा है फूड, होलिस्टिक फूड अप्रोच। चौथी बात करते हैं, चौथी बात है मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए। यानी कि जो हाइजीन है, उनके टाइम पर इंजेक्शन लगने हैं, वो खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, उनको क्या स्वच्छ पेयजल मिल रहा है या गंदा पानी पीने में आ रहा है, उस चीज पर भी हमें फोकस करना होगा। और 5th लास्टली इन्होंने इस चीज को कोरिलेट किया है कि द 2 थिंग्स आर देयर। आर्टिकल मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसमें कहीं पर इस चीज को आइडेंटिफाई किया था कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स होती हैं, यानी कि पर्यावरण के परिवर्तन होने से जितनी भी डिजास्टर होंगी, उसमें सबसे ज्यादा जेंडर स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि लिंग आधारित पक्षपात। मान लीजिए अगर बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के बाद जो कुछ भी जितना नष्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित। मान लीजिए अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लू ज्यादा चल रही है, आपके घर में कूलिंग सॉल्यूशंस की कमी है, गरीब लोग हैं, 1 कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, और
मान लीजिए एक ही कमरे में कूलर है। लिंग आधारित पक्षपात का एग्जांपल है कि अक्सर ये होगा कि कूलर की ठंडी हवा के सामने घर के पुरुष वर्ग ही सो रहा हो और महिलाएं कहीं साइड में सो रही हो। तो इस चीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है या पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित जो भी पक्षपात होगा उसमें लिंग का विशेष ध्यान रखना और क्लाइमेट चेंज को भी हमें कंसीडर करना। यानी कि हाँ, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो समस्याएं हैं कि आपके यहाँ पर कृषि खराब हो रही है, बे टाइम की बारिश हो रही है, जो आपके यहाँ पर रेन पैटर्न था वो पैटर्न बदल गया, बारिश का जो पैटर्न हुआ करता था वो पैटर्न बदल गया, कब बाढ़ आ रही है, जिन एरिया में बाढ़ नहीं आनी थी उन एरिया में बाढ़ आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको पॉलिसीज बनानी होगी। सो दे सजेस्टेड 5 थिंग्स विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू में भी आप इस चीज को बहुत अच्छे से बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि ये इंडेक्स देता कौन है, हमने ये देखा भारत की रैंकिंग क्या है, हमने ये देखा कि भारत का स्कोर क्या है, हमने ये देख लिया कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, हमने ये देखा है कि भारत की कौन सी योजनाओं को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो इसको टारगेट करती है। अब हमने ये भी देख लिया कि कौन से कारण हैं और इन्होंने क्या सुझाव दिए। लास्टली मेन मुद्दा, आप कह रहे हो कि हम आपके देश में इतनी गरीबी बता रहे हैं, इतना आपको अंडर न्यूट्रिशन या आपको इतना ज्यादा भूख सूचकांक में आपकी स्थिति खराब बता रहे हैं, आपके यहाँ पर इतने लोग कुपोषित। हम मानते ही नहीं, भारत सरकार ने बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, मतलब कि ये जो संस्था जिसने ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया, इन संस्थाओं ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो WHO के एक डेटाबेस से लिया है, जबकि हमने कहा है कि हमने ICDS या पोषण ट्रैकर करके एक ट्रैकर चला रखा है जिसमें हमारे पास पूरा इंडेक्स है और पूरा डेटा है हमारी पब्लिक का। पोषण ट्रैकर, और पोषण ट्रैकर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IMF वगैरह इन्होंने भी गेम चेंजर माना है भारत में, क्योंकि उसमें ट्रैक किया जाता है व्यक्ति को कि आज इसने खाना खाया है, आज इसको आंगनबाड़ी में खाना मिला है, तो एक एक चीजों की उसमें सारी ट्रैकिंग चलती है। तो पोषण ट्रैकर से आपने वो डेटा क्यों नहीं लिया? ये हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन इस पर किया। अब बात ये कि इन्होंने उसके रिप्लाई में क्या कहा, तो इस संस्था ने उसके रिप्लाई में ये कहा है कि आपकी जो WCD की वेबसाइट और जिस पर जो पोषण ट्रैकर है, उस पोषण ट्रैकर में सिर्फ वही लोग आते हैं जो आपके यहाँ पर ICD में एनरोल्ड है, यानी कि जो आंगनबाड़ी में इनमें एनरोल्ड है। अगर वो लोग जो इसमें एनरोल्ड नहीं है, जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इतना डेटा है, इस डेटा में तो वही लोग हैं कि जो आंगनबाड़ी में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील लेते हैं, वो महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव हुआ, वो सारी चीजें। व्हाट अबाउट रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन? वो लोग कहाँ हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं हुए? लाइक वो घुमंतु, लाइक ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जिनको अस्पताल लाया ही नहीं है। तो इसलिए हमने वो नहीं लेकर हमने WHO का डेटाबेस लिया। दिस इज द होल इशू जिसका हमने पूरा 360 डिग्री एनालिसिस किया है। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, हैव अ गुड डे फ्रॉम माय एंड।